बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका दूसरा एफएलपी जो है वो हो चुका है एंड दैट वाज कंडक्टेड ऑन 12th ऑफ जुलाई। और इसमें बायोलॉजी का पोर्शन जो हमारे पास शामिल था उसमें ए सेलुलर लाइफ थी। इसमें बेटे हमारे पास जो है बायोएनर्जेटिक्स था और एंजाइम शामिल। ठीक है, तो इन तीन टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो इसमें आए हैं। तो इसमें जो पहला एमसीक्यूज है वो आपकी स्क्रीन पे है। दैट इज बच्चों, विच क्लासिफिकेशन यूजेस द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड एज इट्स मेन क्राइटेरियन। ठीक है, अब ये देखो, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये यहाँ पर हमारे पास इसका मेन पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हेलिकल, पॉलीहेड्रल, इन्वेलप्ड या कॉम्प्लेक्स। अब ये तो शेप की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन हुई ना, लिहाजा ये आंसर नहीं होएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, बैक्टीरियोफेज, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस। तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस को बोलते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और प्लांट वायरस प्लांट को करते हैं, और एनिमल वायरस एनिमल को करते हैं। तो ये होस्ट बेस आपके पास क्लासिफिकेशन हो सकती है विच इज ऑर्गेनिज्म। डीएनए, आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग, ये बेटे इसके पास जीनोम और एंजाइम की बेस के ऊपर है। लिटिक, लाइसोजेनिक, लेटेंट या क्रॉनिक, ये भी इसकी सिचुएशन बेस्ड है। लिहाजा आंसर हमारे पास बेटे आएगा दैट इज बैक्टीरियोफेज, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, और ये बच्चों हमारे पास है दैट इज HIV अटैक्स द इम्यून सिस्टम बाय टारगेटिंग। अब प्यारे बच्चों, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये भाई होस्ट स्पेसिफिक होता है। ये क्या है? दैट इज होस्ट स्पेसिफिक। और होस्ट स्पेसिफिक में हम इसको लेबल करते हैं कि ये हमेशा उन पे बेटे अटैक करेगा जिनके पास CD4 रिसेप्टर होता है। और यहाँ ऑप्शन ए है रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है बच्चों हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और डी है मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स सेल्स। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हेल्पर टी लिम्फोसाइट जिनके पास बच्चों CD4 रिसेप्टर जो है वो मौजूद होता है। अब CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, लिहाजा आंसर आएगा चार्ली। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास सही ऑप्शन होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज व्हिच स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डायरेक्टली। अब ये देखिएगा, अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हो रही है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी है क्रेब्स साइकिल, और डी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बच्चों जो पहला हाफ है स्टेटमेंट का वो ये बता रहा है कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन होता है। ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आंसर आएगा बेटे ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। स्टेटमेंट है द क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन, क्रेब साइकिल जो होता है वो कहां आपके पास हो रहा होता है। ऑप्शन ए है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये बेटे मेम्ब्रेन में नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सी है साइटोप्लाज्म, और डी है बच्चों दैट इज थाइलाकॉइड ल्यूमन। तो ये मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, मैट्रिक्स में होएगा, ऑप्शन लगाएंगे हम लोग बीटा। ठीक है, ये आपके पास सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, स्टेटमेंट है इसकी एंजाइम्स आर डिस्क्राइब्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बिकॉज दे, ऑप्शन ए है बिकम परमानेंटली चेंज्ड आफ्टर रिएक्शंस। क्या ऐसी कोई चीज पढ़ी हमने एंजाइम के बारे में? नहीं बेटा, और यही वजह है कि आपके पास ये स्टेटमेंट हम आंसर नहीं लगाएंगे। एंजाइम्स के बारे में तो हमने पढ़ा था कि ये रीयूज हो सकते हैं,
ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी हमें ये बता रही है स्पीड रिएक्शंस विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ऑप्शन सी है इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, ये भी गलत है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, यहां लिखा हुआ है इंक्रीज, तो ये आंसर भी नहीं होगा। फिर है रिप्लेस सबस्ट्रेट्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। क्या रिप्लेसमेंट कोई हमने इसके साथ पढ़ी ऐसी? बिल्कुल भी नहीं पढ़ी बेटा। तो बचा क्या? बीटा ऑप्शन, दैट इट स्पीड्स द रिएक्शन, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है विदाउट बीइंग कंज्यूम, खुद इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हम लोग लगाएंगे बेटे ऑप्शन बी। चलें नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट है जी, अ स्टूडेंट क्लासिफाइज एडिनो वायरस एज अ पोलीहेड्रल वायरस। ठीक है, किसके तौर पर? पोलीहेड्रल वायरस के तौर पर। विच स्ट्रक्चरल फीचर जस्टिफाइज दिस क्लासिफिकेशन। अब ये देखो, जब हम लोग ये लेबल करते हैं ना कि ये आपके पास पोलीहेड्रल है, तो ये कुछ खास याद करो, लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए है कॉइल्ड आरएनए जीनोम सराउंडेड बाय हेलिकल कैप्सोमर्स। फिर है मेनी साइडेड कैप्सिड इंक्लूडिंग न्यूक्लिक एसिड। फिर है अ लिपिड इन्वेलप विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स ओनली। और फिर है a head tail structure with base plate and fibers। अब देखें, एडिनो वायरस जो होता है ये तो इसकी शेप की बेस है ना, पॉलीहेड्रल होना। ठीक है, तो जिसको मैनी साइडेड बोला जाता है, तो ये आपके पास ऑप्शन बी जो है ये जस्टिफाई कर रहा है। इट इज अ मैनी साइडेड कैप्सिड इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड। बाकी तीनों जो हैं वो इसके साथ जस्टिफाई नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन बेटे हमारे पास आएगी बीटा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। स्टेटमेंट है अ वायरस हैज अ प्रोटीन कैप्सिड अ टेल शीथ। चलो अब जरा इसको लिखते जाओ। इसके पास क्या है? प्रोटीन कैप्सिड है, एक टेल है, टेल फाइबर है और बेस प्लेट है। Which host is most likely adapted to infect। अच्छा, अब ये देखो, ये सारी चीजें किसके साथ करेक्टराइज कर रही हैं? हमने एक वायरस पढ़ा था which is labeled as बैक्टीरियोफेज। इसको बेटे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज की कैटेगरी है। और यहां पर बेटे हम जब आंसर लगाएंगे तो बैक्टीरियल सेल जो है उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बड़ी सिंपल सी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट है जी, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लिटिक साइकिल। अच्छा प्यारे बच्चों, जब हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं ना कि हमारे पास ये लिटिक साइकिल है किसी भी वायरस का, तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए है पेनिट्रेशन, फिर अटैचमेंट, फिर असेंबली, फिर इंटीग्रेशन और फिर रिलीज। ठीक है, फिर अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, असेंबली और लाइसिस, फिर इंटीग्रेशन, प्रोफेज, इंडक्शन, डोरमेंसी, लाइसिस। एक चीज आपने देखनी है कि लिटिक साइकिल के ना एंड पे लाइसिस जो है वो आनी चाहिए। तो अब लाइसिस एंड वाली 3 में है, पहली में नहीं है, इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखें, अटैचमेंट होती है, फिर पेनिट्रेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर असेंबली और लाइसिस, ये सही होना चाहिए। बाकी देखते हैं, इंटीग्रेशन के बाद प्रोफेज बन गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर इंडक्शन के बाद डोरमेंसी, अटैचमेंट के बाद बडिंग हो जाए फौरन फौरन, तो बेटा ये दोनों ही शुरू से ही आपके पास इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। लिहाजा हम जिस आंसर की तरफ आएंगे दैट इज बेटे ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है इफ अ वायरस कॉजेज कर्लिंग ऑफ लीव्स एंड डार्कनिंग ऑफ वेन्स इट इज बेस्ट क्लासिफाइड बाय होस्ट एज आ। अब बहुत सिंपल है ना, देखो यहां आपके पास क्या कर रहा है? कर्लिंग कर रहा है। किसकी कर रहा है? लीव्स की कर रहा है। लीव्स किसके पास होते हैं? प्लांट्स के पास होते हैं। तो ये वायरस कौन सा होना चाहिए? दैट मस्ट बी प्लांट वायरस। सो कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए हम इसका आंसर लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है जी, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स why viral diseases are often difficult to treat with antibiotics? Option A, viruses have stronger cell walls than bacteria। क्या सेल वॉल हमने इनके साथ पढ़ी है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। फिर viruses have larger ribosomes than bacteria। भाई वायरसेस तो ए सेलुलर एंटिटीज हैं, तो यहां पर राइबोसोम नहीं होंगे।
फिर viruses use host metabolic machinery rather than their own cellular machinery. ठीक है, अच्छा फिर है जी viruses convert antibiotics into nucleic acid. तो देखें वायरसेस ये क्या करते हैं, होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करते हैं, ठीक है, इस वजह से एंटीबायोटिक्स का इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, लिहाजा ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास 11 स्टेटमेंट है, द मोस्ट डायरेक्ट रीजन HIV is classified as a retrovirus is that. So my dear students, जब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना कि रेटिरो वायरस है, तो रेटिरो का मतलब क्या होता है, रिवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए हैज अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड, इन्फेक्ट्स ओनली बैक्टीरिया, यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू फॉर्म डीएनए फ्रॉम आरएनए। ये भाई बनाता है डीएनए किससे, आरएनए से, कंटेन्स पेप्टाइडोग्लाइकेन इन इट्स इन्वेलप। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि रेट्रोवायरसेस बोलने की वजह ये है कि भाई इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है एंड मोस्ट ऑफ देम आर आरएनए वायरसेस। चलो फिर क्वेश्चन है जी, अ पर्सन हैज अ फीवर, ठीक है, एक शख्स है उसको भाई फीवर हो जाता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हैं, सोर थ्रोट हो जाता है, भाई गला पक जाता है उसका, एंड नाइट स्वेटिंग है, ठीक है, सून आफ्टर एचआईवी एक्सपोजर, मतलब ये एचआईवी एक्सपोजर हो गया, बट सिम्टम्स डिसअपियर आफ्टर डेज, कुछ दिनों के बाद ये सिम्टम खत्म हो जाती है। दिस मोस्ट क्लोजली मैचेस ऑप्शन ए फाइनल स्टेज एड्स ओनली। ये गलत है, फाइनल स्टेज के अंदर तो भाई सिचुएशन ही और होती है और उसमें सिम्टम्स डिसअपियर नहीं होती। हाँ, अगर हम आप इसको प्राइमरी एचआईवी इन्फेक्शन की बात कर लें, जो कि बेटा हमारे पास अर्ली स्टेजेस के साथ लेबल करते हैं, उसमें आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। ऑप्शन सी है लाइसोजेनिक कन्वर्जन, तो एचआईवी के साथ ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने, और हेपेटाइटिस सी तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गया, तो आंसर क्या हुआ, आंसर इज बेटे ऑप्शन बी प्राइमरी एचआईवी इन्फेक्शन। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13, which route is least consistent with HIV transmission, HIV ट्रांसमिशन के साथ लीस्ट कंसिस्टेंट है। चलो देखते हैं, ऑप्शन ए है ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन्फेक्टेड ब्लड, भाई HIV सबसे ज्यादा फैलता ही बॉडी फ्लूइड्स की वजह से है, ठीक है, शेयरिंग कंटेमिनेटेड नीडल्स, इनके थ्रू भी फैलता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नर्सिंग, बिल्कुल ठीक है, माँ में इसके थ्रू कैरी हो सकता है, कैजुअल कॉन्टेक्ट सच एज हैंड शेकिंग और शेयरिंग अ क्लासरूम, तो भाई ये ऑप्शन जो है ये आपके पास सही होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन जो है वो ऐसे नहीं होती, या लीस्ट कंसिस्टेंट जो है वो हम लोग बोल सकते हैं, और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आपके पास एक्सक्लूड हो जाएंगी। ओके आगे चलते हैं, फिर है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट है, विच ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट is made only of protein and is associated with misfolded proteins. ऑप्शन ए है वायरॉइड, फिर रेट्रोवायरस, फिर प्रायन, फिर बैक्टीरियोफेजेस। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग लेबल करते हैं ना कि इन्फेक्शियस एजेंट हैं और प्रोटीन हैं, तो आंसर हमारे पास आता है प्रायॉन्स। ठीक है, प्रायॉन्स जो हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स के तौर पर हैं, ये भी ए सेलुलर एंटिटीज होती हैं। ठीक है, तो इट्स क्वाइट इजी, आसान सा है, आगे चलते हैं। फिर सवाल है, विच ए सेलुलर एजेंट इज अ स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल विद अ प्रोटीन कोट। अच्छा जी, अब इसके पास प्रोटीन कोट भी है और स्मॉल जो है वो सर्कुलर आरएनए कैरी कर रहा है। तो ऑप्शंस हैं बच्चों हमारे पास प्रायन, वायरॉइड, कैप्सोमर और इन्वेलप। अब यहां पर देखो ये ना तो प्रायन है, ना कैप्सोमर को जस्टिफाई कर रहा है, ना इन्वेलप को, बचा क्या, इन्फेक्शियस आरएनए विल बी लेबल्ड एज वायरॉइड बच्चों। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16, स्टेटमेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कैसे भाई इसको डिस्क्राइब करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। ऑप्शन ए है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, क्या ये एरोबिक है, भाई लैक्टिक एसिड तो एरोबिक के अंदर नहीं बनता। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब भी बेटे आपके पास जो ग्लूकोज होता है, अगर
ये ग्लूकोज जो है इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेटे वाटर बना लो, तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन को शो करता है। और इसके साथ साथ हमारे पास एनर्जी जो है वो भी बन रही होती है। सो लैक्टिक एसिड आ गया, ये तो बेटे इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन एज द फाइनल एक्सेप्टर, ये सही होना चाहिए। बाकी भी देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल विदाउट एटीपी प्रोडक्शन, तो ये भी नहीं है। डायरेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द साइटोप्लाज्म ओनली। माय डियर स्टूडेंट्स, के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस जरूर होती है, मतलब ग्लूकोज एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं होता कि वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दे, ठीक है। तो बचा क्या? ऑप्शन बी बचा है कि इसमें आपके पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, जिसमें ऑक्सीजन जो है उसको फाइनल एक्सेप्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और फिर वही ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट है द नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पे नेट गेन क्या है ग्लाइकोलिसिस का। देखो, हम जब नेट गेन की बात करते हैं तो नेट गेन कैसे निकालते हैं? इसमें भाई टोटल में से माइनस कर देते हैं हम लोग यूज्ड को, ठीक है। अब टोटल इसमें आपके पास बनते हैं 4, यूज्ड हुए 2, आंसर आएगा 2, तो 2 जो है ये हमारे पास नेट एटीपी होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4 एटीपी 4 NADH एंड 4 पायरुवेट, तो हम सिर्फ पहले एटीपी की बात करें तो 4 तो नहीं है ना नेट, तो ये भी नहीं है, यहां पर 36 भी नहीं है। अब बचा डी और बी, दोनों में 2-2 लिखे हुए हैं। अब एक ग्लूकोज के लिए भाई NADH कितने होते हैं ग्लाइकोलिसिस में? 2 होते हैं, ठीक है। यहां लिखे हुए हैं 6, यहां कितने लिखे हुए हैं? 6 हैं। अच्छा, 2 पायरुवेट बनते हैं और यहां डायरेक्टली उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया, तो इट मींस डेल्टा ऑप्शन भी नहीं है, सही आंसर हमारे पास होगा बीटा। क्लियर? तो आप 1 बाय 1 इसके जो फैक्टर्स हैं उनको बेटे एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की प्रिपरेटरी फेज है। अब प्रिपरेटरी फेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास भाई इस प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज से क्या बन रहा होता है? G3P या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनते हैं, ये प्रिपरेटरी फेज है। अब सवाल क्या है जी, ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस एटीपी इज यूज्ड मेनली टू, एटीपी यूज होते हैं कब कब? ऑप्शन ए रिड्यूस NAD प्लस टू NADH, क्या यहां ऐसा कुछ पढ़ा हमने? नहीं। फॉस्फोराइलेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्लूकोज जो है इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को जो होता है ये हमारे पास बेटे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, 1,6 बिसफॉस्फेट में, तो ये आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन सी देखते हैं, कन्वर्ट पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्प्लिट कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सिट्रेट, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर लगाएंगे बेटे हम लोग ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है बेटे हमारे पास 19 इन ग्लाइकोलिसिस NADH इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, NADH कब प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाय हेक्सोकाइनेज। अच्छा, क्या यहां NADH बनता है? ऐसा नहीं है, यहां NADH नहीं बनता, ठीक है, तो यहां आंसर नहीं आएगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू एल्डोलेज। फिर है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू NAD+। तो ये देखो बेटा, आपके पास जब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है ऑक्सीडाइज होता है और इसके बेटे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं NAD+ को, तो फिर आपके पास ये NAD जो होता है NADH के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन डी है पायरुवेट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एसिटाइल को ए।
तो बेटे हमारे पास आंसर बनेगा सी। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो हम लोग यहां पर सही करेंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, इन पायरोवेट ऑक्सीडेशन ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्टीमेटली गिव्स राइज टू, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरोवेट पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन या लिंक रिएक्शन जो चल रहा है उसमें क्या देता है। अच्छा, एक तो लिंक रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, दूसरा आपके पास जो एसिटाइल को है वो बनते हैं। अब जब ग्लूकोज की बात करेंगे तो इससे ना 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं, मतलब 2 दफा क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। अगर 2 पायरोवेट बन रहे हैं तो इन 2 पायरोवेट की वजह से लिंक रिएक्शन 2 दफा चलेगा, क्रेब्स साइकिल 2 दफा चलेगा। यहां सिर्फ लिंक रिएक्शन यानी पायरोवेट ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है। तो देखो 2 एसिटाइल ढूंढो, ऑप्शन ए में 1 एसिटाइल है, ये भी निकाल दो, 6 भी निकाल दो, ये 2 एसिटाइल वाला जो है ये हमारे पास आंसर होगा। लेकिन अब 2 है, बीटा भी है डेल्टा भी है, तो एसिटाइल को है 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यहां लिखा हुआ है भाई 4 कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 NaDH बनते हैं और यहाँ FADH2 लिखा हुआ है। तो क्लियर हो गया कि आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन बी बेटा, 2 एसिटाइल को ए हैं, आपके पास बेटे 2 कार्बन डाइऑक्साइड हैं और 2 NaDH बनेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, एट द स्टार्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोए कंबाइंस विद ऑक्सैलो एसीटेट, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ अटैच होता है, ठीक हो गया, टू फॉर्म सक्सिनेट, फ्यूमारेट, सिट्रेट या पायरोवेट। हमने पढ़ा था कि प्यारे बच्चों ये जो आपके पास होता है ना एसिटाइल, ये 2 कार्बन वाला है, जब ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है तो 6 कार्बन वाला सिट्रेट बनता है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा था, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, इसके साथ एसिटाइल को ए जो है ये बेटे अटैच होता है, ये एसिटाइल जब इसके साथ मिलेगा तो हमारे पास बेटे सिट्रेट बनेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। चलें आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है जी, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल द क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस। अब आ गया ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस। अब एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी दफा चलेगा? एक ग्लूकोज के लिए बेटा अगर आपके पास एक ग्लूकोज है तो एक ग्लूकोज के लिए 2 दफा क्रेब्स साइकिल चलना चाहिए। इसके लिए 2 साइकिल जो हैं ये बेटे चलने चाहिए, 2 क्रेब्स साइकिल चलने चाहिए। एक क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एक एटीपी बनता है तो 2 के अंदर 2 बनेंगे, जो कि फॉस्फो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के साथ पढ़े थे। तो अब देखो क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस 2 ATP, 2 ATP, यहां 4 हैं, ये भी एक्सक्लूड हो गया, 36 हैं, ये भी एक्सक्लूड हो गया। अब पहले 2 में से कोई आंसर है, फिर NaDH भाई एक में 3 बनते हैं तो 2 साइकिल चलेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। तो यहां 2 लिखे हुए, यहां 6 हैं, आंसर बीटा होना चाहिए, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं, 2 FADH2 बनते हैं, 4 CO2 बनते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक क्रेब्स साइकिल में 2 दफा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सो राइट आंसर इज बेटे ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, मोस्ट एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो मोस्ट एटीपी जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में कहां बनते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस। ना बेटे ग्लाइकोलाइसिस में इतने ज्यादा एटीपी नहीं बन रहे होते। फिर है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन क्रेब्स साइकिल, भाई सिर्फ 2 बनते हैं ग्लूकोज के लिए, अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट। आंसर बेटे चार्ली सही है, क्योंकि जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है तो NaDH, FADH2 जो हैं इनसे आपके पास ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन द, कहां होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो ऑप्शन ए है साइटोसोल। क्या साइटोसोल में है? हरगिज नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ओनली, फिर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और फिर है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ओनली इसमें भी नहीं है। तो भाई ये आपके पास कहाँ होता है, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की बेटे हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन में ये आपके पास एटीपी सिंथेज मौजूद होते हैं ना, देयर आर एटीपी सिंथेसिस एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो वहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो मेनली पढ़ते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो लास्ट पे इसके आ जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट है NaDH एंड FaDH2 आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, ऑप्शन ए है बच्चों डायरेक्टली फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम पायरोवेट। क्या ऐसा कुछ पढ़ा हमने? ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। कैरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सही है, इसको बताता हूं कैसे। एक्ट एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो तो ऑक्सीजन होती है। ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड्स ड्यूरिंग प्रोटीन डाइजेशन, ऐसा भी नहीं है। तो देखो जरा, ये कैरी करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक NaDH है या NaDH2 है तो इससे बेटा 3 ATP आपके पास बनेंगे, और अगर एक FaDH2 आपके पास है तो इससे बेटे हमारे पास 2 ATP बनते हैं। तो ATP की फॉर्मेशन जो है वो इनके साथ है, इसलिए कहा जाता है दे कैरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर उससे आपके पास एनर्जी जो है वो बन रही होती है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास, फर्मेंटेशन इज यूजफुल टू सेल मेनली बिकॉज इट। अच्छा, फर्मेंटेशन होती क्या है? ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो ऑप्शन ए है प्रोड्यूसेस मोर एटीपी देन एरोबिक रेस्पिरेशन। काका बिल्कुल गलत है। हम ये पढ़ते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट 2% एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाता है। कंप्लीट्स ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्मेंटेशन जो होती है वो कभी भी तमाम के तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर पाती। फिर है रीजनरेट्स NAD+, सो ग्लाइकोलाइसिस कैन कंटिन्यू। क्या फर्मेंटेशन में ऐसा कुछ है? अच्छा, फिर है ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूज होता है हमारे पास बेटे एरोबिक रेस्पिरेशन। बचा हमारे पास ऑप्शन सी, आंसर यही है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? रीजनरेट्स NAD+, सो ग्लाइकोलाइसिस कैन कंटिन्यू। इसको जरा देखते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से बेटा ये ना पायरोविक एसिड बनते हैं। पायरोविक एसिड की फॉर्मेशन बेटे यहां पर होती है, और इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि 2NAD+ जो हैं ये आपके पास 2NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, जब ये पायरोविक एसिड जो है वो फर्दर हमारे पास बेटे लेट्स से फर्मेंटेशन हुई, और इस फर्मेंटेशन के नतीजे में हम ये कहते हैं कि लैक्टिक एसिड बन गया या आपके पास अल्कोहल बन गया, तो इसके नतीजे में क्या होता है? फिर ये बेटे जो आपके पास है ना NaDH2, ये NaDH2 जो होते हैं ये वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? NAD के अंदर। सो दैट रीजनरेट्स NAD+, ये बात बिल्कुल ठीक है। सो ग्लाइकोलाइसिस कैन कंटिन्यू, ताकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आपके पास चलती रहे। तो आई होप ऑप्शन सी जो है वो आपको समझ में आ गया कि क्यों ये आंसर है। नेक्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफर्स फ्रॉम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बिकॉज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या करती है? प्यारे बच्चों, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑप्शन ए है प्रोड्यूसेस लैक्टेट नो कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अल्कोहलिक जो है ये अल्कोहल बनाएगी और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। ऑप्शन बी है प्रोड्यूसेस इथानोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है। फिर अकर्स ओनली इन ह्यूमन मसल सेल, गलत है बेटा। फिर है रिक्वायर्स द क्रेब्स साइकिल टू रीजनरेट NAD+। अच्छा, ये मसल वाला जो है अगर यहाँ पर होता तो जो लोग शराबी है ना वो अपने मसल में ही ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवा के उन्हीं मसल को ही जो है ना वो चूस रहे होते और शराब का नशा ले रहे होते। खैर ऐसा नहीं, आंसर है बेटे ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। स्टेटमेंट है विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस ATP by substrate level phosphorylation। So
लेट्स डिस्कस, हमने ये पढ़ा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होता है, इसमें डायरेक्टली एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होता है और आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन करवाता है। अब ऑप्शन ए हमें ये कह रही है प्रोटॉन फ्लो थ्रू एटीपी सिंथेज। तो भाई सबस्ट्रेट लेवल पे तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना हमने। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम अ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट टू एटीपी, फिर ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर है जी NADH डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम्स। अब देखें जरा, जब आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है तो इसमें बेटे जो डायरेक्ट ट्रांसफर है ना फॉस्फेट का, वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, और आपके पास ADP को जब फॉस्फेट मिलता है तो दैट इज कन्वर्टिंग इनटू ATP। तो ऑप्शन बी आपके पास ज्यादा बेहतर आंसर है, इसी को बेटे हम लोग कैरी करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ग्लिसरॉल फ्रॉम फैट मेटाबॉलिज्म कैन एंटर रेस्पिरेशन मोस्ट क्लोजली थ्रू। अच्छा, अब ग्लिसरॉल जो है ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड होता है? ये बेटे जो ग्लिसरॉल होता है ना, दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये हमारे पास बेटे 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड कहां पे एंटर होएगा? ऑप्शन ए है डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी है कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट सच एज PGL या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हो सकता है। अटैचमेंट टू CD4 रिसेप्टर, ऐसा है नहीं। फिर है कन्वर्जन इनटू प्रोफेज ऑफ DNA, ऐसा भी नहीं है। तो बेटे ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द राइट आंसर, कि ये आपके पास 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये देखो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं हमारे पास बेटा। चलो आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है फैटी एसिड्स मेनली एंटर एरोबिक रेस्पिरेशन आफ्टर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू। फैटी एसिड जो हैं एंटर हो रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में आफ्टर बीइंग ब्रोकन इनटू। तो फैटी एसिड को हम बोलते हैं कि ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखते हैं, और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में 2-2 कार्बन वाले कंपाउंड में ये टूटते हैं। तो ऑप्शन ए है लैक्टेट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल भी नहीं। राइबुलोज बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल, बिल्कुल भी नहीं। एसिटाइल कोए यूनिट्स, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि एसिटाइल जो है ये आपके पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। कैप्सोमर्स भी नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर मस्ट बी ऑप्शन सी बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है प्रोटीन्स आर नॉट यूजुअली द फर्स्ट रेस्पिरेटरी फ्यूल बिकॉज अमाइनो एसिड मस्ट फर्स्ट अंडरगो। तो अमाइनो एसिड किसके थ्रू गुजरते हैं? कैप्सिड फॉर्मेशन, बिल्कुल भी नहीं है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें नहीं है। डीएमिनेशन बिफोर कार्बन स्केलेटन्स एंटर द रेस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कि एक साइड पे ये NH2 होता है, ये सेंट्रल कार्बन है, ठीक है। एक साइड पे अल्काइल चेन है, हाइड्रोजन है, और ये COOH। तो ये जो अमाइनो ग्रुप होता है इसका ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। फोटोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोलिसिस बेटा ये आंसर नहीं है, ऑप्शन सी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन है जी इफ अ सेल हैज अबंडेंट एसिटाइल कोए फ्रॉम फैटी एसिड ब्रेकडाउन which pathway will directly use it for further oxidation। ठीक है, अब सिनेरियो जरा अंडरस्टैंड करो। इफ अ सेल हैज अबंडेंट एसिटाइल कोए, मतलब 2 कार्बन वाले कंपाउंड इसके पास ज्यादा हैं, फ्रॉम फैटी एसिड ब्रेकडाउन which pathway will directly use it for further oxidation। तो एसिटाइल कोए तो एक्टिवेटेड है ना, तो ये ग्लाइकोलिसिस में तो एंटर नहीं होंगे, ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में बेटे एंटर होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से उसमें क्रेब्स साइकिल की हम लोग काउंटिंग भी करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर 20 कार्बन वाला फैटी एसिड है, 10 आपके पास एसिटाइल कोए बनाता है, तो उससे 10 क्रेब्स साइकिल जो है वो चल रहे होंगे। सो आंसर इज बेटे ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है इफ ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूसेस एटीपी विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस विदाउट ऑक्सीजन एटीपी प्रोड्यूस करता है। व्हाई डू एरोबिक ऑर्गेनिज्म स्टिल रिक्वायर माइटोकॉन्ड्रिया? अच्छा, ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर वायरल डीएनए फॉर लेटर यूज। अच्छा, ऐसा तो हमने इसके साथ कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, ठीक है। ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया अलाउ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल एंड मच ग्रेटर एटीपी यील्ड, बिल्कुल ठीक है ये।
माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट एटीपी इनटू ग्लूकोज ओनली, गलत है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस एंजाइम इन साइटोप्लाज्म, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिंक रिएक्शन चलता है, वहां पर क्रेब्स साइकिल चलता है, वहां पर रेस्पिरेटरी चेन चलती है। सो वी कैन से दैट कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है ये हमारे पास हो रही होती है। तो बीटा आंसर जो है वो हम लोग लगाएंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज बेस्ट डिफाइंड एज द रीजन दैट, ऑप्शन ए बाइंड सबस्ट्रेट एंड कैरीज आउट कैटालाइसिस, बिल्कुल सही ही होना चाहिए। ये देखो ना, हमारे पास अगर ये एंजाइम है तो ये भाई उसकी एक्टिव साइट बनाते हैं। ऑप्शन बी है स्टोर्स एटीपी फॉर लेटर यूज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म्स द एंटायर एंजाइम मॉलिक्यूल, एक्टिव साइट जो होती है सारा का सारा नहीं बनाती। एक्टिव साइट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें अ फ्यू अमाइनो एसिड होंगे, या ये कहा जाता है 3 to 4 अमाइनो एसिड होंगे, 3 to 12 अमाइनो एसिड मेंशन किए जाते हैं। और बाकी का बेटे ये जो आपके पास है दैट इज लेबल्ड एज ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास बेटे इसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है, ठीक है। डी नेचर्स एट लो टेम्परेचर, आंसर बेटे हमारे पास अल्फा सही है, बिकॉज इट बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट और इसी सबस्ट्रेट को फिर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है जी अ हॉलो एंजाइम इज फॉर्म्ड व्हेन। अच्छा, हॉलो एंजाइम हमने क्या पढ़ा था? हॉलो एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो कि कंप्लीट एंजाइम है, और इसको ऑप्शन ए देखें, अ सबस्ट्रेट बाइंड्स परमानेंटली टू इनहिबिटर। नहीं, इसमें क्या होता है कि जो एपो एंजाइम होता है वो कोफैक्टर के साथ अटैच हो जाए तो उसको हॉलो एंजाइम कहते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। ऑप्शन बी एंजाइम इज डीनेचर्ड बाय हीट, नहीं। ऑप्शन सी एपो एंजाइम कंबाइंस विद इट्स रिक्वायर्ड कोफैक्टर, बिल्कुल ठीक है। फिर है प्रोडक्ट री एंटर्स द एक्टिव साइट, तो बेटे ऑप्शन सी जो है वो हम लोग लगाएंगे कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू हॉलो एंजाइम, और हॉलो एंजाइम जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। स्टेटमेंट है जी विच एग्जांपल बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अच्छा, अब यहां पर हम लोग ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑप्शन ए है मैग्नीशियम आयन, क्या ये ऑर्गेनिक है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ना। ऑप्शन सी एक्टिव साइट अमाइनो एसिड, ये भी नहीं है। और ऑप्शन डी है कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, बिल्कुल ठीक है। जैसे एफएडी की बात करते हैं, एनएडी की बात करते हैं, या सम टाइम आपको एटीपी भी यहां पर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ मेटल आयन सच एज मैग्नीशियम हेल्पिंग एन एंजाइम फंक्शन इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। अच्छा, अब ये जो मैग्नीशियम आयन है हेल्पिंग एन एंजाइम फंक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, है ये? बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिवेटर कोफैक्टर है, बिल्कुल हो सकता है। प्रोडक्ट इनहिबिटर नहीं है, न्यूक्लिक एसिड टेम्पलेट नहीं है, तो इनऑर्गेनिक है बेटे, इसको एक्टिवेटर बोलेंगे। आंसर है बीटा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इफ एन एंजाइम वर्क्स ओनली ऑन स्टार्च एंड नॉट ऑन सेलुलोज दिस शोज, क्या शो करता है? क्या ये डीनेचरेशन शो कर रहा है कि भाई आपके पास स्टार्च पे कर रहा है, सेलुलोज पे कर ही नहीं रहा? हाँ, नहीं। फीडबैक इनहिबिशन, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, या एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये शो कर रहा है कि अगर एक खास सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है दूसरे पे नहीं कर रहा, तो बेटे ये स्पेसिफिसिटी होती है, जिसको सबस्ट्रेट लेवल स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। इट इज नॉट द फीडबैक इनहिबिशन एंड इट इज नॉट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो अ राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है why can a small amount of enzyme catalyze a large amount of substrate over time? Option A, the enzyme remains unchanged and can be reused, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट रीयूज हो सकता है। ऑप्शन बी है द एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सबस्ट्रेट आफ्टर एवरी रिएक्शन, भाई एंजाइम को अगर हम सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर दोबारा रीयूज कैसे होएगा? The enzyme supplies all activation energy itself, बिल्कुल गलत है, सिस्टम से लेता है भाई। फिर the enzyme is destroyed into products, नहीं। ऑप्शन बेटा ए हम लोग सही करेंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट है जी लो टेम्परेचर यूजली रिड्यूसेस एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने बेटे यहां पर पढ़ा था कि ये ग्राफ है
और इस ग्राफ में हम कुछ यूं ड्रॉ करते हैं और ये लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब सवाल पूछ रहा है लो टेम्परेचर यूजुअली रिड्यूसेस एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलिजन के, और कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कोलिजन बढ़ेगा, रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो कोलिजन कम होगा, रिएक्शन कम होगा। अब ऑप्शन ए क्या कहती है? इट परमानेंटली ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स। नहीं। मॉलिक्यूलर मोशन एंड इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीजेस, ये हो सकता है भैया आंसर आपके पास। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्टिव साइट्स बिकम लार्जर एंड लेस स्पेसिफिक, बिल्कुल भी नहीं है। कोफैक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू इनहिबिटर्स, नहीं। एक बात याद रखना, टेम्परेचर का अगर टेम्परेचर आप लो करते हो तो एक्टिव साइट लार्जर या स्मॉलर नहीं हो जाती, ठीक है, सिंपल कोलिजन आपके पास कम हो जाता है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज लो बिकॉज इट फंक्शंस इन। अब पेप्सिन की पीएच लो क्यों है? क्योंकि ये आपके पास ब्लड प्लाज्मा में काम करता है? नहीं। ऑप्शन बी है न्यूट्रल है साइटोप्लाज्म पे? नहीं। अल्कलाइन पैंक्रेटिक जूस का हिस्सा है? नहीं। बचा क्या? ऑप्शन डी, ये एसिडिक स्टमक कंडीशन पे काम करता है और इसमें पीएच की जो वैल्यू होती है बेटा, ये आपके पास 2 से 3 हम लोग लेकर रखते हैं जो कि हाईली एसिडिक होती है। ओके, चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल एंजाइम स्पेसिफिसिटी अकर्स बिकॉज। अच्छा, अब आप यहां पर आ गए हैं लॉक एंड की मॉडल पे। एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्यों है? ऑप्शन ए है एंजाइम चेंज शेप आफ्टर बाइंडिंग एवरी पॉसिबल सबस्ट्रेट। भाई अगर ये अपनी शेप चेंज कर रहा है तो ये लॉक एंड की मॉडल को तो जस्टिफाई नहीं करता ना बेटे। ऑप्शन बी है द सबस्ट्रेट फिट्स अ प्री शेप्ड, मतलब उसकी शेप पहले से डिसाइड है। एक्टिव साइड लाइक अ की फिट्स इन अ लॉक। फिर है सबस्ट्रेट फॉर्म एंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन। नहीं। फिर है इनहिबिटर्स मेक एंजाइम्स फ्लेक्सिबल। तो बेटे ऑप्शन बी जो है ये हम लोग सही करेंगे कि ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक चाबी ताले में एंटर होती है उसको खोलती है, ठीक है, उसी तरह से ये सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है, लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, वो सुना होगा ना आपने, तू चाबी में ताला उलाला उलाला ठीक है, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में यही बात कर रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसकी बात कर रहे हैं, कौन सबसे बेहतरीन एक्सप्लेन करती है? ऑप्शन ए है अ टेम्पररी एसोसिएशन दैट हेल्प्स कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अच्छा, अ परमानेंट बॉन्ड, भाई परमानेंट तो नहीं है ये, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अ डीनेचर्ड एंजाइम अनएबल टू कैटालाइज एंजाइम रिएक्शन, ये इसको कैसे भाई जस्टिफाई कर रही है? फिर वायरल प्रोटीन कोड सराउंडिंग डीएनए। नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये टेम्पररी एसोसिएशन होती है, इसमें ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ये प्यारे बच्चों पहले एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर इससे एंजाइम सेपरेट होता है और प्रोडक्ट सेपरेट होती है। ठीक हो गया? चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं while enzyme concentration remain constant, reaction initially rises because। चलो इसको एज्यूम करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ये हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, और हम क्या कर रहे हैं, ये सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं। तो इनिशियली सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये देखो, जब ये इसके लेवल पे आ जाएगा तो इसके लेवल पे आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल एक्टिव साइट्स विल बी ऑक्यूपाइड, ठीक है, जिसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तो सवाल है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस व्हाइल एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, रिएक्शन रेट इनिशियली राइजेस। इनिशियली बात कर रहा है बिकॉज एंजाइम आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये है नहीं, एंजाइम कन्वर्ट नहीं होते। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिल्कुल भी नहीं है। पीएच ऑटोमेटिकली बिकम्स ऑप्टिमम ना, मोर एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट। बिल्कुल ठीक है, इसी वजह से ही रिएक्शन होता है ना। तो आंसर हम लोग लगाएंगे डेल्टा। चलो आगे चलते हैं।
स्टेटमेंट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिड्यूस एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज दे। अच्छा, अब कंपटीशन किसका किसके साथ होता है, ये देखो, ये थोड़ा सा सुन लो। सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, यहां पर हम बना देते हैं दैट इज सबस्ट्रेट, इसको S लिख देते हैं, यहां हम बना देते हैं इनहिबिटर, I लिख देते हैं। अब भाई एक्टिव साइड के ऊपर इन दोनों का कंपटीशन है, अब ये भी लड़ाई कर रहा है, ये भी लड़ाई कर रहा है, ये कंपटीशन में है, तो इनहिबिटर विल ऑलवेज बी इन कंपटीशन विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। इनहिबिशन किसकी करवाता है, एंजाइम की करवाता है, ठीक है। अब सवाल में है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिड्यूस एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज दे बाइंड अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट एंड चेंज द एंजाइम। जब भाई बाइंड हम मेंशन कर रहे हैं तो ये तो गलत हो गया ना, ऐसा नहीं है। फिर रिजेंबल द सबस्ट्रेट एंड कंपीट फॉर द एक्टिव साइट, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी है परमानेंटली डिस्ट्रॉय द एंजाइम बाय कोवलेंट रिंग्स, गलत है। इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हम लगाएंगे बेटा, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इफेक्ट कैन ऑफन बी रिड्यूस्ड बाय। तो इसका इफेक्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे। सो अगर वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो इनहिबिटर के एंजाइम के साथ कोलाइड करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर इनहिबिटर के चांसेस ही कम हो गए तो भाई आप इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर रहे हो। तो ऑप्शन ए है लोअरिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ना। रिमूविंग ऑल कोफैक्टर्स, ये भी नहीं। इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बिल्कुल ठीक है। रेजिंग टेम्परेचर अंटिल द डीनेचरेशन, नहीं बेटा। ऑप्शन सी हम लोग यहां पर आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इरिवर्सिबल हैं, ठीक है, डिफर फ्रॉम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बिकॉज इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल क्या करता है भाई, एक दफा अटैच हो गया, मैं नहीं जाना, पक्का पक्का अटैच हो जाता है। ऑफन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स एंड परमानेंटली इनएक्टिव, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। बाइंड ओनली थ्रू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगर वीक है तो भाई रिवर्सिबल होना चाहिए। कैन ऑलवेज बी रिमूव बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये रिवर्सिबल के लिए है, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल के लिए। इंक्रीज एंजाइम टर्नओवर नंबर, नहीं। तो ऑप्शन बेटे ए हम लोग यहां पर सही करेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है अ वायरस इज कंसीडर्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग mainly because it can reproduce only in the host, ठीक है, but can remain inactive outside it, which observation best supports this idea। मतलब borderline केस को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो ऑप्शन ए है it contains cytoplasm only during infection, नहीं है। it respires only in animal cells, it can be crystallized outside the host but multiplies inside the host, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि रेप्लिकेशन इसमें नजर आती है। और फिर है इट डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन ओनली इनसाइड द बैक्टीरिया, भाई बाइनरी फिशन तो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड है, ये तो लाइसिस करवाते हैं, ठीक है। तो चार्ली हमारे पास सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू द वायरल जीनोम क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए है HIV डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, तो डीएनए वायरस तो नहीं है भाई HIV, ये तो आरएनए वायरस है। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, नहीं ऐसा नहीं है ये। फिर है जी एडिनो वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है पार्वो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रेट्रो वायरस, हम इसको बोलते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी बेटा हम इसको सही करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी दैट इज अ वायरोलॉजिस्ट फाइंड्स अ वायरस विद आरएनए जीनोम, ठीक है, इसका जीनोम कौन सा है, आरएनए जीनोम है, इन्वेलप है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कैरी कर रहा है। तो विच क्लासिफिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो भाई हमारे पास ये HIV के साथ नहीं एसोसिएट कर रहा, देखते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफेज, ये तो नहीं है। सिंगल स्ट्रैंडेड प्लांट वायरस भी नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एनिमल वायरस भी नहीं है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, तो ये अगर आप देखो आरएनए जीनोम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी में ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है। तो हम डेल्टा ऑप्शन जो है इसके साथ प्रेफर करेंगे।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, ड्यूरिंग एचआईवी इंफेक्शन द वायरल एंजाइम इंटीग्रेज, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटीग्रेज का काम क्या होता है? इंटीग्रेज क्या करता है? ये भाई आपके पास होस्ट का न्यूक्लियस है, इस होस्ट न्यूक्लियस में ये भाई हमारे पास ये ना इसका जगह जगह पे इसको थोड़ा सा उड़ाता है और यहाँ पर जो वायरस का जीनोम होता है उसको ऐड करता है। तो ये इंटीग्रेज का काम है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, डाइजेस्ट द वायरल इनवेलप बिफोर एंट्री, नहीं। कन्वर्ट्स वायरल आरएनए इनटू वायरल प्रोटीन, नहीं। इंसर्ट्स वायरल डीएनए इनटू द होस्ट सेल जीनोम, बिल्कुल ठीक है। फॉर्म CD4 रिसेप्टर ओनली ऑन लिम्फोसाइट, नहीं बेटे, ऑप्शन सी हम लोग लगाएंगे यहां पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच सीक्वेंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स की अर्ली इवेंट्स और इन एचआईवी इंफेक्शन। अर्ली इवेंट्स की बात कर रहा है, अटैचमेंट होती है, फिर फ्यूजन होती है, बिल्कुल ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, इंटीग्रेशन होती है। अच्छा आगे देखते हैं, असेंबली पहले हो गई फिर बडिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं है भाई हमारे पास, तो यहां पर ये तो नहीं होना चाहिए। लाइसेस होती है, फिर एड्सॉर्प्शन होती है, फिर प्रोफेज म्यूटेशन, ये भी नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन पहले हो रही है, फिर पेनिट्रेशन, ये भी गलत है बेटा। तो ऑप्शन ए सही है कि पहले अटैचमेंट फिर फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन में आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो इन्वेलप होता है वो अटैच हो जाते हैं, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है और फिर इंटीग्रेशन जो है इसको हम लोग लेबल करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाई डज एचआईवी इंफेक्शन इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं मौका प्रस्त, जैसे कुछ मौका प्रस्त लोग भी होते हैं ना, उसी तरह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। जैसे ही आपको कमजोर देखते हैं, ठीक है, एचआईवी कन्वर्ट्स ऑल बैक्टीरिया इनटू वायरसेस, ठीक है, एचआईवी रिड्यूसेस फंक्शनल हेल्पर टी सेल्स। अच्छा, नीडेड फॉर इम्यून कोऑर्डिनेशन। एक बात याद रखना कि हमारे पास ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि टी लिम्फोसाइट के साथ है, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इन दोनों के दरमियान ना जो आपके पास कनेक्टर होता है वो हेल्पर टी सेल होता है बेटा, दैट इज हेल्पर टी। अगर आप हेल्पर टी को ही उड़ा दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी कम हो जाएगी ना, ठीक है। फिर है जी, एचआईवी डिस्ट्रॉयज हीमोग्लोबिन एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, नहीं। फिर एचआईवी इंक्रीजेस स्टमक एसिड एंड डीनेचर द एंटीबॉडीज, तो बेटा ऑप्शन बी जो है ये आपके पास सही है, इसी को हम आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई HIV कैन रिमेन इन द बॉडी फॉर ईयर्स। ऑप्शन ए है, इट लैक्स जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। फिर है जी, इट कैप्सिड्स प्रिवेंट्स एंट्री इनटू द होस्ट सेल। फिर वायरल डीएनए कैन इंटीग्रेट इनटू होस्ट डीएनए एंड बी कॉपीड विद द होस्ट सेल, मतलब एज अ प्रोफेज काम करेगा। इट रिप्रोड्यूसेस ओनली आउटसाइड द लिविंग सेल। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है ये आपके पास सूट कर रही है कि वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट डीएनए के साथ और उसी तरह से डिवाइड करता है जैसे होस्ट सेल डिवाइड कर रहा होता है। तो ऑप्शन सी जो है बेटा ये हम लोग इस पे प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज एसेंशियल बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू NAD+ ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। भाई ऑक्सीजन जो है ये इसेंशियल क्यों है? और ऑप्शन ए कह रहा है डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू NAD+ ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। नहीं बेटे, ये तो लिंक ही नहीं करा, डायरेक्टली फॉस्फोराइलेट्स ग्लूकोज इनटू द साइटोप्लाज्म, ये भी नहीं है। एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बिल्कुल ठीक है। कन्वर्ट्स पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोए विदाउट एंजाइम, चार्ली ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लास्ट पे देखते हैं ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को रिसीव करती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है बेटा वो लेबल करते हैं। आगे चलते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिनको पायरोविक एसिड बोला था, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। दिस स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई लेटर रिएक्शंस अकर ट्वाइस पर ग्लूकोज। अच्छा, लेटर रिएक्शंस, क्योंकि आपके पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गए हैं ना जो कि पायरोविक एसिड। चलो ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन एंटर्स ग्लाइकोलिसिस ट्वाइस, नहीं।
ग्लूकोज कंटेन्स 2 फॉस्फेट ग्रुप्स इनिशियली, हरगिज नहीं भाई। पायरोवेट इज कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज ट्वाइस ना। फिर है each 3 carbon PgAl molecule proceeds through the energy yielding phase। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 दफा आपके पास ये चीजें चलती हैं। तो आंसर बेटे यहां पर हमारे पास होगा डेल्टा। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल कोए, ठीक है, इज द सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, क्योंकि इसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, अकर्स इन द साइटोप्लाज्म प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, नहीं, links glycolysis to the Krebs cycle by forming a 2 carbon acetyl compound, बिल्कुल ठीक है, ये ना लिंक रिएक्शन भी कहलाता है। फिर regenerates glucose during fermentation, नहीं। फिर produces lactate and ethanol simultaneously, नहीं बेटा, ऑप्शन बी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द Krebs cycle is cyclic because, Krebs cycle साइकिल क्यों है भाई? क्योंकि वो आपके पास चीजें रीयूज हो रही हैं। ऑक्सैलो इज रीजनरेटेड एंड कैन एक्सेप्ट अनदर एसिटाइल ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। एटीपी इज कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज, नहीं। ऑक्सीजन इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द पाथवे ना। क्रेब्स साइकिल में कहां पे आ गई ऑक्सीजन? NADH becomes permanently attached to citrate, नहीं। ऑप्शन बेटा ए हम लोग सही करेंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है which molecule is reduced to FADH2 during the Krebs cycle, अच्छा, NAD plus during citrate formation, FAD during conversion of succinate to fumarate। तो हमने जब पढ़ा था ना, तो हमने इसको याद किया था OC इमरान खान सन फादर, इस तरह से याद किया था। तो सक्सीनेट जब आपके पास फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसके दौरान इतनी एनर्जी निकलती है कि FAD जो है FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप इसको जस्टिफाई करेंगे। ऑप्शन सी देख लेते हैं, एटीपी ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, नहीं बेटा। ऑप्शन डी है कोएंजाइम ए ड्यूरिंग पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेशन, नहीं। तो ऑप्शन बी बेटे हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है केमियोस्मोसिस प्रोड्यूसेस एटीपी बिकॉज, केमियोस्मोसिस जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है क्योंकि ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो डायरेक्टली थ्रू एटीपी सिंथेस, अच्छा, एटीपी सिंथेस से तो प्रोटॉन नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? चलो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑक्सीजन पंप्स एटीपी इनटू द मैट्रिक्स, ऑक्सीजन कहां से पंप कर देती है? ऑक्सीजन का काम ही नहीं है पंपिंग करना। अ प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्राइव्स प्रोटॉन थ्रू एटीपी सिंथेस, हाँ ये ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारे पास बन जाती है ना। लेट्स से ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आ जाती है, ये जब यहाँ से गुजरता है तो इसके नतीजे में एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन सी होनी चाहिए। ऑप्शन डी देखते हैं, NADH फॉस्फोराइलेट्स ADP विदाउट मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, नहीं बेटे, चार्ली विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है इफ ऑक्सीजन इज अनअवेलेबल द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्लोज बिकॉज, अच्छा ऑक्सीजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्लो हो गई है, क्यों? ऑक्सीजन कैन नो लॉन्गर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू ग्लूकोज, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देती। एसिटाइल कोए इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू स्टार्च, ये भी कोई चक्कर नहीं है। फिर है ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट स्प्लिट ग्लूकोज एट ऑल, भाई ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन डिपेंडेंट ही नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी पास्ड एफिशिएंटली टू अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिकॉज ऑक्सीजन इज लेबल्ड एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर ऑक्सीजन अब अनअवेलेबल है तो आपके पास बेटे ये डेल्टा ऑप्शन उसको जस्टिफाई कर रही है, इस वजह से सही ऑप्शन जो है वो डी होगी। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पायरोवेट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टेट, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पायरोवेट को लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेनली बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, अब ये कहां से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, ये देखो कि लेट्स से हमारे पास हम बनाते हैं पायरोवेट, ठीक है, इस पायरोवेट से लैक्टिक एसिड बन जाता है या लैक्टेट बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई जो NADH2 बने हैं ये वापस से NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रीवियसली एक क्वेश्चन भी हमने किया था, तो आंसर आएगा इसमें बीटा बेटे, दैट इज
DH, FADH2 भी नहीं है, ATP भी नहीं है, एसिटाइल CoA भी नहीं है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास बेटे स्टेटमेंट है स्प्रिंटर्स मसल सेल्स टेम्परेरीली शिफ्ट टुवर्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बिकॉज, क्यों शिफ्ट हुए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर ड्यूरिंग एक्सरसाइज? नहीं। ग्लूकोज कैन नॉट एंटर मसल सेल? नहीं। NAD+ is permanently converted into DNA? नहीं। ऑक्सीजन सप्लाई may be insufficient for the rate of ATP demand? बिल्कुल ठीक है। अगर ATP डिमांड आपके पास ज्यादा है ना, तो फिर मसल सेल शिफ्ट करते हैं एरोबिक से एनएरोबिक की तरफ, ताकि टेम्पररीली इसको एनएरोबिक के थ्रू जस्टिफाई किया जा सके। चलो आगे चलते हैं। A poison blocks cytochrome activity in the electron transport chain. ठीक हो गया। Which immediate effect is most likely? अच्छा जी, इसका most likely effect क्या है? Glycolysis stops before glucose phosphorylation. अरे भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे पॉइजन जाके एक्ट कर रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस के साथ क्या ताल्लुक है इसका? कुछ भी नहीं है। NADH oxidation decreases and ATP production by oxidative phosphorylation falls. ये हो सकता है, बाकी भी देख लेते हैं। Pyruvate instantly changes into ribulose bisphosphate? नहीं। Krebs cycle produces oxygen instead of carbon dioxide? गलत है भाई। तो बेटे ऑप्शन बी सही है, क्योंकि NADH ऑक्सीडेशन जो है वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर वो कॉम्प्रोमाइज है तो ATP प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है जी, why do fats generally yield more energy than carbohydrates when completely oxidized? क्या बताया था मैंने क्लास में कि अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास ज्यादा है तभी इसके फैट के अंदर जो है वो एनर्जी स्टोरेज भी ज्यादा होती है। सो ऑप्शन ए है फैट्स एंटर रेस्पिरेशन एज अमाइनो ग्रुप, गलत। फैटी एसिड कंटेन मैनी रिड्यूस CH बॉन्ड्स एंड जनरेट मैनी एसिटाइल CoA, NADH, FADH2 मॉलिक्यूल, ये सही हो सकता है। फैट्स बाईपास ऑल माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस? नहीं। फैट्स कंटेन ऑक्सीजन एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? तो भाई ऑप्शन जो है हमारे पास बीटा आपके पास सही है। ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है जी, आफ्टर डीएमिनेशन, डीएमिनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन में एंटर रेस्पिरेशन एज? ऑप्शन ए है पायरोवेट, एसिटाइल CoA, Krebs cycle इंटरमीडिएट, फिर ओनली वायरल इन्वेलप्स, ये तो नहीं है। फिर है ओनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं है। ओनली एटीपी सिंथेज एंजाइम, ये भी नहीं है। तो भाई जब ये अमाइनो एसिड कार्बन आपके पास स्केलेटन है, तो ये पायरोवेट हो, एसिटाइल हो, आपके पास बेटे Krebs cycle इंटरमीडिएट हो, किसी में भी एंटर हो सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स सुटेबिलिटी। ठीक हो गया। चलो ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है जी, विच कंपैरिजन ऑफ ग्लूकोज फैट्स एंड प्रोटीन रेस्पिरेशन इज मोस्ट एक्यूरेट? सबसे सही कौन सा है? ऑप्शन ए है ओनली ग्लूकोज कैन प्रोड्यूस एसिटाइल CoA। क्या ये सही है? ये तो गलत है भाई। फिर है ओनली प्रोटीन्स कैन प्रोड्यूस NADH, ये भी गलत है। फिर है ऑल कैन फीड इनटू रेस्पिरेशन बट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंटर एट डिफरेंट स्टेजेस आफ्टर कन्वर्जन, ये किसी हद तक स्टेटमेंट सही है। फैट्स एंड प्रोटीन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया, भाई गलत है सिरे से। हमने क्या पढ़ा था? हमारी बॉडी सबसे पहले प्रेफर करती है कार्ब्स को डाइजेस्ट करे, उसके बाद ये प्रेफर करती है हम इसको, उसके बाद ये फैट्स को तोड़ती है, उसके बाद सबसे लास्ट पे प्रोटीन्स को तोड़ती है। इसीलिए तो प्रोटीन्स में बेटा दे आर द प्रोटियोज प्राइम इंपॉर्टेंस मॉलिक्यूल्स। तो आंसर बीटा जो चार्ली जो है बेटा ये हमारे पास सही होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीजेस 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। दीज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, कहां बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस में? नहीं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। पायरोवेट ऑक्सीडेशन में एंड क्रेब्स साइकिल में, बिल्कुल ठीक है। दो क्रेब्स साइकिल मतलब एक पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एक क्रेब्स साइकिल में और एक पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में, तो मेनली यहीं पर निकलेगा। ग्लूकोज के दो पायरोवेट बनेंगे, दोनों यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाएंगे। तो बेटे कार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी नहीं है और फर्मेंटेशन ओनली भी नहीं है, तो आंसर आपके पास होएगा बीटा। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है
Which statement best explains why anaerobic respiration yields much less ATP than aerobic respiration? Option A है fermentation destroys all glucose before glycolysis. गलत है भाई. Pyruvate is not completely oxidized through Krebs cycle and etc. ठीक है. अच्छा आगे देखते हैं. NAD plus कैन नॉट बी रीजनरेटेड इन फर्मेंटेशन. अच्छा ये तो गलत है ना, क्योंकि फर्मेंटेशन में हम इसको रीजनरेट करते हैं. फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस नो एटीपी एट ऑल. ये भी गलत है. बीटा ऑप्शन सही है, बिकॉज पायरोवेट जो होता है इसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता. ठीक है, ये लैक्टिक एसिड के अंदर या इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. तो ऑप्शन बी बेटा हम लोग यहां लगाएंगे. आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज मेनली ड्यू टू. किस वजह से है? ऑप्शन ए रैंडम कोलिजन विद ऑल मॉलिक्यूल्स इक्वली. अच्छा, क्या ये स्पेसिफिसिटी को शो करता है? नहीं. द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन एवरी एंजाइम. नहीं. 3-dimensional shape and chemical properties of the active site. बिल्कुल ठीक है. The ability of enzyme to work only at 0 degree C. भाई चार्ली सही है. क्यों? क्योंकि आपके पास जो 3-dimensional shape होती है, जो सॉकेट होती है, वही इसकी स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करती है. तो ऑप्शन सी लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट. Which statement best explains why enzymes are heat sensitive? तो जब बेस्ट एक्सप्लेन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा सही हो सकती है. ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर डिसरप्ट्स बॉन्ड्स मेंटेन एंजाइम शेप. ठीक है, और डीनेचरिंग द एक्टिव साइट. अच्छा ये हो सकता है. फिर हीट रिमूव्स ऑल वाटर फ्रॉम द एक्टिव साइट्स परमानेंटली एट एनी टेम्परेचर. अच्छा, हीट कन्वर्ट्स एंजाइम्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ये तो नहीं है भाई. ठीक है, फिर है जी हीट चेंजेस सबस्ट्रेट इनटू कोफैक्टर्स. अच्छा ऐसा भी नहीं है. अब देखो, जो हाई टेम्परेचर होता है ना, इसका मेन एक्शन बेटे बॉन्ड्स पे होता है. ठीक है, ये बॉन्ड्स पे छेड़ता है, बॉन्ड्स को तोड़ता है. जब बॉन्ड को तोड़ेगा ना, आपके पास एंजाइम डीनेचर हो जाएगा. तो ऑप्शन ए बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है इसको. ठीक हो गया. चलो आगे चलते हैं. हमारे पास बेटे स्टेटमेंट है व्हाई डज एंजाइम एक्टिविटी फॉल शार्पली अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर. अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसको हम यहां पर देखते हैं. लेट्स से ये आपके पास है, या ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है. इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद शार्पली नीचे जा रही है. क्यों? ऑप्शन ए है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बिकम जीरो इमीडिएटली. ठीक है. अच्छा, प्रोडक्ट्स बाइंड मोर वीकली टू एंजाइम्स, डीनेचरेशन चेंजेस द एक्टिव साइट एंड प्रिवेंट्स प्रॉपर सबस्ट्रेट बाइंडिंग. फिर है एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स नेगेटिव. प्यारे बच्चों, जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या होती है? डीनेचरेशन होती है. एंड इट डीनेचरेशन चेंजेस द एक्टिव साइट एंड प्रिवेंट्स प्रॉपर सबस्ट्रेट बाइंडिंग. तो ऑप्शन सी हम लोग सही करेंगे. प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था. आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है अ ह्यूमन एंजाइम एंड अ थर्मोफिलिक बैक्टीरियल एंजाइम हैव डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर्स. ठीक है, बिकॉज ह्यूमन एंजाइम्स लैक अमाइनो एसिड. ये तो भाई गलत हो गया. एंजाइम कोई भी है, प्रोटीन है, उसके पास जो है वो आपके पास अमाइनो एसिड होंगे, मां सिवाय राइबोजाइम के. बताया था मैंने लेक्चर में कि राइबोजाइम जो होते हैं ये आपके पास आरएनए नेचर होते हैं. बैक्टीरियल एंजाइम्स नेवर डीनेचर. बिल्कुल गलत है भाई, होते हैं. थर्मोफिलिक एंजाइम्स डू नॉट रिक्वायर एक्टिव साइट. ये तो बिल्कुल गलत है. देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर आर अडेप्टेड टू डिफरेंट थर्मल इन्वायरमेंट्स. ये ठीक है, और उन्हीं थर्मल इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बेटे हर किसी का ऑप्टिमल टेम्परेचर डिफरेंट होता है. ठीक है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है. तो ऑप्शन डी हम लोग सही करेंगे. स्टेटमेंट है अ चेंज इन पीएच कैन रिड्यूस एंजाइम एक्टिविटी मेनली बाय. अगर आप चेंज इन पीएच करते हैं, पीएच के अंदर चेंज लाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू राइबोसोम्स, अल्टरिंग आयनिक बॉन्ड्स एंड एक्टिव साइट शेप, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. सो बच्चों, जब चेंज इन पीएच लाते हैं ना, तो ये बेसिकली पीएच ना आयनिक चीजों को डिस्टर्ब करती है. ठीक है, नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं बढ़ाएगी, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू राइबोसोम ये भी नहीं है, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी नहीं है. बचता क्या है भाई? ये ऑल्टरिंग करती है आयोनिक बॉन्ड्स पे. तो ऑप्शन लगाएंगे चार्ली. ठीक हो गया. चलो आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है
Salivary amylase works best near neutral pH, मतलब कितनी पड़ी थी 6.7 6.8 पे काम करता है, while pepsin works best in acidic pH. This comparison shows that, क्या बताता है, all enzymes work best at pH 7, ये बताता है नहीं, pH does not affect enzyme rate, ये भी गलत है, acidic pH permanently improves every enzyme, ये भी गलत है, डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है 37 डिग्री सी, मां सिवाय टेस्टिस के उसमें 2 to 3 डिग्री सी कम होता है, लेकिन एंजाइम पीएच जो है वो वेरी करती है रीजन टू रीजन, इसीलिए एंजाइम के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द इंड्यूस फिट मॉडल इंप्रूव्स ऑन द लॉक एंड की मॉडल by proposing that। अच्छा, ऑप्शन ए है एंजाइम आर रिजिड एंड नेवर चेंज शेप, भाई ये तो लॉक एंड की मॉडल है, ठीक है। ऑप्शन बी है सबस्ट्रेट्स आर ऑलवेज इनऑर्गेनिक आइंस, फिर है एंजाइम एक्टिव साइट्स अंडरगो स्लाइट कन्फर्मेशनल चेंज, इसमें चेंज आता है आफ्टर सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ये होना चाहिए। प्रोडक्ट्स बाइंड बिफोर सबस्ट्रेट, नहीं बेटे, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास सही आंसर है इसका। आगे चलते हैं। एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन रेट रीचेज अ मैक्सिमम, मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, बिकॉज ऑल एंजाइम एक्टिव साइट्स आर सैचुरेटेड, एंजाइम स्टॉप्स ओबेइंग स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट डिस्ट्रॉयड, ऑल एंजाइम प्रोडक्ट्स बिकम मोर सबस्ट्रेट इमीडिएटली। भाई जब बहुत ज्यादा हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं तो रिएक्शन रेट मैक्सिमम पे जाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑल एंजाइम एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो सैचुरेट हो जाती हैं, और उसी मैक्सिमम पे जाके हम इसको मेंशन करते हैं कि यहां पर जाके ये फिर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग एंजाइम कंसेंट्रेशन रेजेस रिएक्शन रेट ओनली, अगर आप एंजाइम कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ये रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा सिर्फ और सिर्फ कब? pH is extremely acidic, sufficient substrate is available, all enzyme are denatured, substrate concentration is 0। भाई अगर हम एंजाइम कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और आपके पास सबस्ट्रेट भी मौजूद है तभी ये रिएक्शन चलेगा, तो ऑप्शन आपके पास बीटा जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है non-competitive inhibitors are difficult to overcome by adding more substrate because they bind only to free substrate, bind at an allosteric site and alter enzyme function, become products after catalysis, increase active site availability। तो हम ये पढ़ते हैं भाई हमारे पास जो होते हैं ना नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये प्यारे बच्चों अदर देन एक्टिव साइट काम करते हैं। ठीक है, तो ये अदर देन एक्टिव साइट, जैसे ये वाली साइट होती है इसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर डिफिकल्ट टू ओवरकम बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट बिकॉज ये एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होते हैं। ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर फिर एंजाइम को वहां पर डीनेचर भी करते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव होता तो सबस्ट्रेट बढ़ा के आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से इनहिबिटर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन फीडबैक इनहिबिशन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पाथवे यूजुअली, तो अब फाइनल प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास क्या करती है? ऑप्शन ए है एक्टिवेट्स द फर्स्ट एंजाइम कॉन्टिन्यूसली, रेजेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एवरी रिएक्शन इन द सेल, या बिकम्स वायरल जीनोम, या इनहिबिट्स द अर्लियर एंजाइम टू प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन। तो हम यहां पर पढ़ते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन भी यही होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि ए कन्वर्ट होता है बी में, बी कन्वर्ट होता है सी में, ये डी में और ये ई में। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ना ये भाई इनहिबिट करती है, इसी को फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन सही है, इनहिबिट्स एन अर्लियर एंजाइम टू प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, चलो स्टेटमेंट है एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव पाथवे दैट मेक द ट्रांजिशन स्टेट इजियर। अच्छा, फिर है चेंजिंग द फाइनल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नहीं बेटे,
फिर है कन्वर्टिंग एंडरजोनिक रिएक्शंस इनटू न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये भी नहीं है। और फिर है एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, नहीं बेटे। तो ऑप्शन ए सही है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव पाथवे जो है ये आपके पास प्रोवाइड करता है और इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है और मैक्सिमम सबस्ट्रेट जो है उनको हम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हुए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास बायोलॉजी सेकेंड टेस्ट की डिस्कशन। आई होप आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है और अगर कोई छोटी मोटी गलती की है तो उसको आफ्टर दिस डिस्कशन जो है वो आपने इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन में। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक बच्चों।